गुड मॉर्निंग हमारे सभी साथियों, मित्रों, प्यारे छात्र छात्राओं। मैं राहुल सर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल वेदांता गुरुकुल राहुल सर्स क्लासेस में। आगे बढ़ने से पहले पुनः आपसे ये मैं निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको हमारे महत्वपूर्ण वीडियोज़ जो हैं वो मिलते रहें। प्यारे साथियों, गणित के एक नए सेशन के साथ में मैं आपके सामने आने जा रहा हूं आज। अभी तक हमारा संख्या पद्धति का एक सेशन चल रहा था। संख्या पद्धति के अंतर्गत मैंने आपको तमाम वीडियोस दिए जिसमें मैंने ये कोशिश की कि संख्या पद्धति के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को कवर कर लिया जाए। अभी संख्या पद्धति में जो संख्याओं पर आधारित प्रश्न होते हैं उनको आना बाकी है। इसके अलावा कुछ अन्य हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको आना बाकी है। आज मैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी जो बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न होते हैं जैसे कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो वो एमसीक्यूज़ लेकर के आया हूँ। 15 एमसीक्यूज़ का एक कलेक्शन मेरे पास में है और ये 15 जो क्वेश्चंस हैं ये अभ्यास के दृष्टिकोण से मैं इनको लेकर के आया हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि बिना अभ्यास हमारा ज्ञान जो है वो शून्य होता है। यानी नॉलेज की कोई भी वैल्यू नहीं है जब तक कि हम उसका अभ्यास न करें। तो अभ्यास की बात है तो उसी अभ्यास को जारी रखने के लिए और आपकी जो एक तैयारी चल रही है प्रतियोगी परीक्षाओं की, उसको एक पेस देने के लिए, उसको एक गति देने के लिए मैं ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की एक सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ। और इस सीरीज़ में आज हमारा ये पहला वीडियो है, यानी MCQ 1 के नाम से ये जाना जाएगा। तो ये हमारे जितने भी बच्चे बैंकिंग, रेलवे, एसएससी है ना, या फिर अदर वनडे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट लेवल के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जिसमें मैथ्स आती है, मैथ्स में अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो हमारे इन वीडियोस से निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। चलिए बढ़ते हैं हम आगे अपने बिना कोई देरी किए हुए अब अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1 है तीन क्रमागत धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योगफल 365 है। तीन संख्याएं हैं, क्रमागत हैं, धनात्मक हैं और इनके वर्गों का योग 365 है। ये योगफल जो है ये दिया गया है 365। 365 जो है ये योगफल है, 365 वर्गों का योग है। तो देखिए, तीन का जब ये योगफल है, अगर हम इसको 3 से भाग दे दें तो औसत निकल आएगा। तो देखिए औसत कितना निकलेगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 3 एकम 3, 121 निकला। बाकी डेसिमल में ही आएगा लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये हमारा जो औसत है वो कितना निकल आया, 121 निकल आया। अब ये वर्गों का औसत है लेकिन हमें संख्याओं का योगफल चाहिए, तो हम संख्या का औसत निकालें। यानी इस 121 का हम क्या निकाल दें, वर्गमूल निकाल दें। 121 का वर्गमूल क्या आया, 11। तो ये अब संख्या का औसत आ गया। औसत का मतलब बीच की संख्या। बीच की संख्या 11 है तो एक इससे पहले की ले लीजिए 10 और एक इससे बाद की ले लीजिए 12। तो तीनों संख्याएं पता चल गई। ये ऐसी तीन संख्याएं हैं जिनके वर्गों का योग कितना है, 365 है और हमें इनका योगफल बताना है इन संख्याओं का। तो टोटल कर लीजिए, टोटल देखिए कितना आएगा, 33 आएगा। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें सही होने जा रहा है, दूसरा ऑप्शन सही होने जा रहा है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है। भाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। तो शेषफल 46 हो तो भाज्य बताओ। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको बता चुका हूँ, आपको करवा चुका हूँ। अभी संख्या पद्धति जब मैं पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने इस प्रश्न को दिया है। तो ज़रा देख लीजिए, शेषफल का 5 गुना है यानी हम यहाँ पर भाजक निकाल लें तो भाजक बराबर क्या होगा, भाजक बराबर शेषफल गुणा 5। तो ये निकल आएगा कितना, 230। ये निकल आया। और क्या है, भाजक जो है वो भागफल का 10 गुना है। तो अगर हम भागफल निकालना चाहें तो भागफल जो होगा वो भाजक का 1/10 होगा। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए है भाज्य। तो हम भाज्य निकाल लें। भाज्य बराबर भाजक यानी 230 गुणे भागफल प्लस शेषफल। शेषफल कितना है, 46 है। 23 और 23 का गुणा कितना हुआ, 529 हुआ। तो ये हो जाएगा 5290 और हम इसमें 46 और ऐड कर दें
तो ये टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 53 36। ठीक है, तो 53 36 यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। तो चौथा ऑप्शन इसमें बिल्कुल एकदम सही निकला हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, टाइम एंड वर्क पर बेस्ड ये हमारा क्वेश्चन है। लिखा है ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगर है। 3 गुना बेहतर कामगर है, इसका मतलब ये इन्होंने क्षमता दे रखी है, इसलिए वह कोई कार्य बी की तुलना में उससे 40 दिन की कम अवधि में कर सकता है। बिल्कुल सही बात है, ए अगर बी की तुलना में 3 गुना बेहतर है तो इसका मतलब निश्चित रूप से वो समय कम लेगा, क्योंकि उसकी क्षमता बढ़िया है। तो अगर हम क्षमता निकालते हैं, क्षमता में अनुपात निकालते हैं, ए और बी की क्षमता का अनुपात जो है वो कितना है, 3:1 है। अब बच्चों क्षमता का अनुपात अगर 3:1 है तो यहीं से ज़रा बता दीजिए हमें समय का अनुपात कितना होगा। समय का अनुपात होगा 1:3। उल्टा हो जाएगा इसका। क्यों उल्टा हो जाएगा, क्योंकि क्षमता जो है वो समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है। सीधी सी बात है, अगर किसी व्यक्ति को समय कम लगता है किसी कार्य को करने में, इसका मतलब उसकी क्षमता बढ़िया है। और अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने में समय ज़्यादा ले जाता है, इसका मतलब उसकी क्षमता कम है। तो हमने ये समय निकाल लिया, यानी दिनों में अनुपात आ गया। अब दिन दिए गए हैं कि 40 दिन कम समय लेता है, यानी इनके बीच जो लिए गए समय का अंतर है वो कितना है, 40 है। 40 दिन ये जो है ये अंतर है। और यहाँ से अंतर कितना है भाई, 3 और 1 2। कितना अंतर है, 2। तो 2 की वैल्यू 40 हो गई, यानी 1 की वैल्यू कितनी निकल आई, 20। यानी ये वाला 20 एक्कन 20 दिन लेगा और ये लेगा 20 तियाँ 60 दिन। 1 अनुपात की वैल्यू 20 है तो 1 की 20 ये आ गई और 3 की कितनी आ गई, 20 तियाँ 60। यानी ए लेगा कितने दिन, 20 दिन, और बी कितना लेगा, बी लेगा 60 दिन। सवाल में क्या पूछा गया, दोनों मिलकर वही कार्य कितने दिन में कर सकते हैं। तो जरा बताओ टोटल काम कितना है भाई। अगर ये कितने दिन में, 20 दिन में काम को करता है कौन, ए, और ए की क्षमता कितनी है, 3, यानी पूरा काम हमारा कितना हुआ, 60। पूरा काम 60 हुआ। और ये 60 काम दोनों से करवाने की बात करें, यानी दोनों की संयुक्त रूप से क्षमता कितनी है, 4 है। तो 4 से इसको जरा हम भाग कर देते हैं। 4 से जब हम इसको भाग कर देंगे तो कितना निकल आएगा, 4 एक्कन 4 और 4 15 60। यानी आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 15 दिन। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन जो है ये सही है। यानी तीसरे का डी जो है वो एकदम सही ऑप्शन है। बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखते हैं, लिखा हुआ है ए बी किसी कार्य को, ए और बी किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा करते हैं, बी और सी 24 दिनों में, सी और ए 60/7 दिनों में। अकेला सी कितने दिनों में करेगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन में, यहाँ पर तो अकेला सी पूछा गया है, इसी प्रकार के क्वेश्चन में ये भी पूछ लेते हैं कि ए बी सी मिलकर के कितने दिनों में करेंगे इसी कार्य को। तो हम देखते हैं, लिखा हुआ है ए बी मिलकर के करते हैं कितने दिनों में, कितने दिनों में ए और बी करते हैं, ए और बी मिलकर के करते हैं ये कार्य को 8 दिन में। कितने दिन में, 8 दिन में। ठीक है, बी और सी कितने दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर के करते हैं 24 दिन में। सी और ए मिलकर के कितने दिन में करते हैं, सी और ए मिलकर के करते हैं 60/7 दिन में। तो ये पूरे काम में लिया गया समय है। ए बी पूरे काम में कितना समय लेता है, 8 दिन। बी सी कितना लेता है, 24 दिन। और सी ए उसी काम में कितना लेता है, 60/7 दिन। हम क्या करेंगे, हमें इनका एलसीएम ले लेना है ताकि पूरा काम पता चल जाए। तो इनका जरा एलसीएम बताइए कितना होगा। एलसीएम इनका निकलेगा 120। जो एलसीएम इनका होता है, जो ये एलसीएम निकल करके 120 आया है, इसी को पूरा कार्य माना जाता है। यही पूरा कार्य है। अब हम यूनिट वर्क निकाल लें। यूनिट वर्क का मतलब 1 दिन का कार्य। 1 दिन का कार्य जब हम निकालेंगे तो हमें इनकी क्या पता चल जाएगी, क्षमता पता चल जाएगी। तो भाई ए बी करता है क्या, 8 दिन में कितना काम, 120। तो जरा बताओ 1 दिन में कितना करेगा, भाग दे दीजिए 120 को 8 से, 15। बी सी करता है 24 दिन में 120 काम, 1 दिन में कितना करेगा, 5 करेगा। सी ए करता है 60/7 दिन में 120 काम, तो 1 दिन में कितना करेगा, भाग दे दीजिए 60 से 120 को भाग लगाइए, 2 बार जाएगा। और ये जो बटे का 7 है ये ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, तो 2 सत्ते कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो ये निकल आया हमारा क्या, 1 दिन का कार्य। और 1 दिन का जो कार्य होता है उसी को हम क्या कहते हैं,
क्षमता कहते हैं। अब देखिए हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है कि अकेला सी जो है ये कार्य को कितने दिन में करेगा, अकेला सी कार्य को कितने दिन में करेगा ये पता करना है। तो देखिए सी का एक दिन का काम हमें चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा, सी का एक दिन का काम, तभी तो निकाल पाएंगे। तो सी का एक दिन का काम यहाँ पर निकालने के लिए इस प्रकार के क्वेश्चन में जहाँ पर दो दो व्यक्तियों का काम एक साथ दिया हो, क्या करेंगे, अगर हमें सी का काम निकालना है तो सी वाले समीकरणों में जाइए, सी वालों के पास जाइए, देखिए इन्हीं दो में तो सी है, तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो कितना हो जाएगा 5 + 14, दोनों को जोड़ा और जो बचा, क्या बचा 15 बचा, उसको क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए और 2 से क्या कर दीजिए भाग लगा दीजिए। 2 से भाग क्यों लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं क्योंकि यहाँ पर ये सब डबल डबल बार आए। ए देखिए 2 बार आया हुआ है, बी 2 बार आया, सी 2 बार आया, तो सी का जो काम निकालेंगे वो उसको हमें सी का रियल काम एक दिन का तब निकल पाएगा जब हम उसको 2 से भाग करेंगे। तो 14 और 5 कितना हुआ 19, 19 से 15 गया, कितना आया 4, 4 को 2 से भाग लगा दीजिए, कितना आया 2, यानी सी का एक दिन का काम कितना निकल आया 2, यानी सी की क्षमता कितनी है 2 है। अब पूछा है अकेला सी उस काम को कितने दिन में करेगा, तो टोटल काम ज़रा बताओ कितना है, 120 है कि नहीं है, कितने से भाग लगाएंगे सी की क्षमता से, यानी 2 से, 2 से भाग लगाया तो कितनी बार जाएगा 60 बार, यानी अकेला सी काम को कितने दिन में करेगा 60 दिन में करेगा। तो इसका क्या आंसर आएगा भाई 60 दिन, इसका राइट आंसर आएगा। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन में कहा है एक बिल में 35% छूट देने पर और 2 बार 20% की छूट देने पर, 2 बार क्रमबद्ध 20% की छूट देने पर 22 रुपए का अंतर आता है, तो उस बिल की राशि कितनी थी। देखिए एक बिल में, कोई भी बिल है, बिल का जो भी अमाउंट है, दो हैं चीज़ें यहाँ पर, क्या दो चीज़ें हैं, एक जो छूट यहाँ पर दे रहे हैं वो कितने की है 35% की, ये एक छूट दे रहे हैं, और 20% की 2 क्रमबद्ध छूट दे रहे हैं, ठीक है। तो उस बिल की राशि बतानी है और अंतर जो है इनका दिया गया है कि अगर 35% की छूट दें और 20% की 2 छूट दें तो इनका जो अंतर आता है वो अंतर है 22 रुपए का। कितने रुपए का अंतर है 22 रुपए का अंतर है। तो इस क्वेश्चन को हमें जो है वो सॉल्व करना है, देखते हैं। तो 35% तो सीधा सीधा है, 20% की 2 जब क्रमबद्ध छूट है तो ऐसा नहीं है कि 20-20 मिलाकर के आप 40 कर दें, जी नहीं, इसको देखना पड़ेगा कि 20-20% मिलेंगे, सक्सेसिव डिस्काउंट है तो टोटल कितना डिस्काउंट बनेगा। सक्सेसिव का मतलब होता है जैसे किसी व्यक्ति ने कोई चीज़ मान लिया 100 रुपये की है, मान लिया कोई चीज़ कितने की है 100 रुपये की है, और 100 रुपये पर उसने क्या कर दिया 20% का डिस्काउंट दे दिया, तो वो चीज़ कितने में मिलेगी 80 में मिलेगी। फिर क्या किया, फिर आपने कहा भाई थोड़ा और हमें डिस्काउंट कर दो, तो उसने क्या किया, जो अमाउंट बना था डिस्काउंट करने के बाद में 20% डिस्काउंट करने के बाद में 80 बचा, 80 पर उसने 20% का डिस्काउंट और दे दिया, तो 80 का 20% भाई कितना होता है 16, तो 80 से 16 गया, जरा बताओ कितना बचेगा, कितना बचेगा 80 से 16 गया, 10 में से 6 गया, कितना आया 4 और 7 से गया 6, यानी 64। तो 100 से 100 जो वैल्यू थी वो कितनी वैल्यू रह गई 64 वैल्यू रह गई, तो 100 से 64 यानी कितना परसेंट 36%, कितना परसेंट 36%। तो ये 36% वैल्यू जो है ये उसके बराबर निकलेगा अगर 20-20% की 2 छूट देता है, तो ये बन गया हमारा 36%। कितना बन गया 36%। अब इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 22, और यहाँ अंतर कितना 1%, यानी 1% हमारा जो है ये 22 रुपये के बराबर हो गया। 1% अगर 22 रुपये के बराबर हो गया तो हमें बिल की राशि चाहिए है, और बिल की राशि कितनी होगी, बिल की राशि हमें चाहिए और बिल की राशि कितनी होगी 100% होगी, तो 100% हमारा कितने के बराबर आ जाएगा 2200 के बराबर आ जाएगा। 100% कितने के बराबर आ जाएगा 2200 के बराबर आ जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही आया, डी ऑप्शन जो है वो एकदम सही आया। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं।
6 में लिखा है एक आयत की भुजा की माप लेते समय उसकी एक भुजा 5% अधिक माप ली गई और दूसरी जो है वो 2% कम माप ली गई। क्या किया गया है, एक मापी गई है 5% अधिक, 5% अधिक मापी गई है। कितना परसेंट अधिक मापी गई, 5%। और दूसरी क्या हो गई, 2% कम मापी गई। अब 5% का मतलब कितना हुआ भाई, 1/5% कितने के बराबर होता है, 1/20 के। ठीक है, ये अधिक मापी गई तो प्लस लगा दिया। 2% कितने के बराबर होता है, ये होता है 1 कितने के, 50 के बराबर। यानी यहाँ पर जो है 1% क्या, 2% क्या हुआ, कम मापी गई। अब यहाँ पर इसका मतलब है प्रारंभिक वैल्यू 20 रही होगी और माप कितनी दी गई, 21। यहाँ प्रारंभिक वैल्यू 50 रही होगी, माप कितनी दी गई, 49। ज़रा सॉल्व करिए। सॉल्व इस तरीके से इसको करते हैं, 20 और 50 का कितना गुणा हुआ, 1000 हुआ, यानी प्रारंभिक मान ये रहा होगा। अंतिम मान कितना आया, 21 नेमा, 189 का 9 हासिल लगा 18 और 21 चक्कू 84, 84 और 18 आपको जोड़ना है। तो 84 और 18 हो गया है आपका 80, 10, 90 और 100 कितना हो गया है, 102। तो ये हो गया है 102 यानी 1029। तो देखिए प्रारंभिक मान हमारा कितना था, प्रारंभिक मान था यहाँ पर 1000, अंतिम मान कितना निकला, 1029। तो जरा बताओ कितने की वृद्धि हुई, वृद्धि हो रही है, कितने की वृद्धि हुई, 29 की। 29 की वृद्धि हुई कितने पर, 1000 पर। ठीक है, गुणा कितना कर दें, 100। डिवाइड कर लीजिए, 2 0 कैंसिल और 10 का इसमें जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2.9%। तो हमारा आंसर इसमें क्या, 2.9%, यानी हमारा तीसरा ऑप्शन जो है ये एकदम सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन सही है, यानी इसमें त्रुटि कितनी निकलेगी, 9% निकलेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन में लिखा है यदि मैं 100 में 11 पुस्तकें खरीदता हूँ, 100 में कितनी खरीदता हूँ, 11 पुस्तकें, रुपए 100 में खरीदी कितनी, 11, तो ये सीपी है। ठीक है, और 110 में 10 बेचते हैं, 110 में कितनी बेची, 10, ये एसपी है। मुझे प्रत्येक किताब पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो देखिए ज़रा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से सीपी मिल जाएगा 1000 और एसपी मिल जाएगा 1210 रुपये। भाई 11 11 में 121 0 ही है। तो हमें कितने का फ़ायदा हुआ, 210 का फ़ायदा हुआ, कितने पर, 1000 पर। गुणा कितने से कर दीजिए, 100 से, 2 0 कैंसिल हो गई है। कितना आया हमारा आंसर, आंसर यहाँ कितना निकल करके आ रहा है, आंसर आ रहा है 21% का फ़ायदा हुआ। यानी यहाँ पे चौथा ऑप्शन जो है वो हमारे एकदम सही है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 ज़रा देखिए, ए और बी की मासिक आय का अनुपात 9:8 है, उनके खर्च का अनुपात 8:7 है। तो देखो आय जो है, आय कितनी है, आय का अनुपात है 9:8, खर्च कितना है, खर्च है 8:7, बचत 500 दी गई है दोनों की, यहाँ पर भी बचत 500, यहाँ पर भी बचत 500, रुपयों में बचत 500 है, लेकिन यहाँ आनुपातिक बचत कितनी है, 1 है दोनों की, तो 1 की वैल्यू 500 हो गई। सवाल में हमसे पूछा गया है कि ए की मासिक आय बताओ। तो जरा आय में जाओ, ए की आय कितनी है, 9, तो हमें 9 अनुपात की वैल्यू पता करनी है। तो 9 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500 गुणा 9, यानी कितनी हो जाएगी, 4500। तो ये किसकी मासिक आय निकल आई, ए की। देखिए भाई कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, सी ऑप्शन जो है वो एकदम सही है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है एक कपड़े के व्यापारी ने अपने आधे कपड़े 40% लाभ पर बेचे और शेष के आधे 40% हानि पर बेचे और शेष बचे कपड़े लागत मूल्य पर बेचे। संपूर्ण सौदे में उसे कुल कितना लाभ या हानि हुआ, ये हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन को देखिए हम कैसे लगाते हैं। सबसे पहले इसमें हम सीपी मान लें। सीपी मान लिया हमने कि सीपी बराबर जो है हमारा कितना है, 100 है। ये सीपी हमने 100 मान लिया, यानी ये लागत मूल्य हो गया।
ठीक है, प्रतिशत की जितनी भी कैलकुलेशन करते हैं 100 पर करते हैं, उसमें 100 उसको मान लेते हैं। अब देखिए आधे कपड़े, आधे का मतलब भाई भिन्न कितना हुआ, 1/2। आधे को कितने पर बेचा, 40% लाभ पर। लाभ किस पर कमाएगा, सीपी पर, जो हमने सीपी लिखा है। तो कितना हो जाएगा, कितने में बेच देगा, 140 में बेच देगा, प्लस लगाया। शेष के आधे शेष के आधे का मतलब, अब यहाँ पर बात ये समझने वाली है कि आधे तो इसने ये बेच दिए, बचे कितने, आधे। आधे के भी आधे, तो आधे का आधा अगर करेंगे तो आधे का आधा कितना आएगा, 1/4, यानी 1/4 बेचा है उसने 40% की हानि पर। 100 में से 40 माइनस कर दो, यानी 60 पे बेचा। फिर क्या, शेष बचे कितने, आधा ये बिक गया, 1/4 ये बिक गया, तो 1/4 और रह गया होगा। भाई आधे का आधा ये बिक गया है, आधे का ही आधा और रह गया होगा। ये बेचा है लागत मूल्य पर। लागत मूल्य का मतलब है यानी 100 पर इसको बेच दिया इन्होंने। अब देखिए, अब इसी को हमें सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने में देखिए कैसे डिवाइड इसको हमें करना है। डिवाइड कर दीजिए, 2 एकन 2, 2 70 बार ये जाएगा, 4 एकन 4 15 15 बार जाएगा, 4 एकन 4 25 25 बार जाएगा। देखिए कितना आ गया है ये 70 प्लस 15, 70 प्लस 15 प्लस 25, तो कितना हो गया ये, 15 और 25 कितना हो गया, 15 25 हो गया है 40, 40 और 70 110, कितना हो गया ये टोटल, टोटल हो गया 110। कितना हो गया टोटल, 110, 110 टोटल हो गया। 110 टोटल होने का मतलब है सीपी हमने कितना माना था, 100 माना था, और आ कितना गया ये अब 110, तो इसका मतलब 10% का क्या हो गया, 10% का क्या हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब हमारा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, जहाँ पर 10% लाभ की बात कही गई है। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है 3 की घात 28, 3 की घात 28 गुणा 11 की घात 42 गुणा 7 की घात 35 के गुणनफल में इकाई का अंक जो है वो कितना होगा। इसके गुणनफल में आपसे पूछा गया है इकाई का अंक कितना होगा। तो देखिए जरा लिख लेते हैं इस क्वेश्चन को, हम क्वेश्चन को लिख रहे हैं। लिखा है 3 की घात 28 गुणा 11 की घात 42 गुणा 7 की घात 35। देखते हैं, 3 की घात है 28, 3 की जगह पर अगर 0 1 5 6 होता तो इकाई का अंक वही हो जाता। तो इसमें क्या करेंगे हम, 28 को कितने से भाग लगाएंगे, 4 से भाग लगाएंगे। ठीक है, 4 से भाग लगाएंगे। और 4 से भाग क्यों लगाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी नंबर हो 4 बार मल्टीप्लाई करने के बाद जब 5वीं बार मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका इकाई का अंक रिपीट हो जाता है। तो 4 7 28 ये पूरा पूरा कटेगा, और जब पूरा पूरा कटेगा तो हमने क्या बताया था, घातांक कितना माना जाएगा, 4 माना जाएगा। यहाँ 11 में क्या है, 1 है, तो इसका तो इकाई का अंक 1 ही आएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर भी 4 से भाग देने की जरूरत है 7 की घात 35 में, तो 35 में 4 का भाग लगाइए, 8 बार जाएगा, 4 8 32, बचेगा कितना शेष, 3, यानी 7 की घात कितना यहाँ लग जाएगा, 7 की घात लग जाएगा, 7 की घात हो जाएगा ये, 7 की घात कितना कर दें, 3, 7 की घात ये 3 हो गया। तो 3 की घात 4 कितना बना, 3 की घात 4 बना 81, 81 में इकाई का अंक 1, और 1 ये ऑलरेडी है। 7 की घात 3 कितना बना, 7 की घात 3 बना 343, इकाई का अंक कितना है यहाँ पे, 3। गुणा कर दीजिए आपस में, 1 एकन 1 तिया 3, कितना आंसर आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन में हमारा इकाई का अंक कितना आया, 3 आया, यानी दूसरा ऑप्शन जो है वो एकदम सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा है, एक संख्या का 30%, एक संख्या का 30%, 11 नंबर क्वेश्चन, हाँ अब सही दिखा। 11 नंबर क्वेश्चन में जरा देखिएगा, कह रहे हैं एक संख्या का 30% दूसरी संख्या के 40% के बराबर है, और उन दोनों संख्याओं के योगफल का 25% जो है ये 420 है। तदनुसार उन दोनों संख्याओं में छोटी संख्या बताओ। तो पहली संख्या हम मान लेते हैं n1
इसका 30% यानी 3/10 बराबर है दूसरी संख्या मान लेते हैं n2 के 40% के। 40% की वैल्यू कितनी होती है? 2/5। भाई ये आपको याद ही करना होगा। 30% 3/10 के बराबर होता है, 40% 2/5 के बराबर है ना। और 33 सही 1/3% 1/3 के बराबर होता है कि नहीं होता है। 25% कितने के? 1/4 के बराबर होता है। 20% 1/5। इसी तरीके से ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए डिवाइड करिए, 5 एकन 5 और 5 दूना 10। अब तिरछी गुणा जब हम कराएंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से n1 अनुपात n2 निकल आएगा। n1 अनुपात n2 कितना निकल आएगा? n1 अनुपात n2 निकल आएगा हमारा 2 दूना 4 और 4 अनुपात कितना निकल आएगा? 3। ये निकल आया 4/3। कितना निकल आया? 4/3 निकल आया। 4/3 निकल आया। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब सवाल में कहा गया है उन दोनों संख्या के योगफल का 25%। तो हम क्या करें? हम अनुपात का योगफल करें। 4 और 3 कितना है? 7। 7 का 25% कितना हुआ? 1/4। ये बराबर है कितने के? 420 के। यह अनुपातिक वैल्यू ही निकल रही है, अनुपात में ही है। अब देखो इसको डिवाइड कर दो। 7 एकन 7 6 42 और 0 ये 60 ही आया। तिरछी गुणा कर दीजिए। तिरछी गुणा करने पर एक अनुपात की वैल्यू निकल आएगी कितनी? तिरछी गुणा करने पर एक अनुपात की वैल्यू जो निकल करके आएगी वो कितनी आएगी? वो आ जाएगी 240। 240 आ गई एक अनुपात की वैल्यू। तो एक अनुपात की वैल्यू 240 आ गई है। सवाल में पूछा गया छोटी संख्या बताओ। अब छोटी संख्या बताने का मतलब है, जरा बताओ यहाँ पर छोटी संख्या 4 अनुपात वाली होगी या 3 अनुपात वाली होगी? 3 अनुपात वाली होगी, यानी 3 अनुपात की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो 3 गुणा 240। 3 गुणा 240 कितना हो जाएगा? 3 गुणा 240 गुणा जरा इसकी करिए। 24 तियाँ 72 और 0 ये कितना आ जाएगा? 720 आ जाएगा। तो 720 यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है? तीसरा ऑप्शन जो है वो इसका सही है। 11 का तीसरा ऑप्शन जो है दैट इज एब्सोल्युटली राइट। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, यानी क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं 5040 रुपए 10% वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिए गए। उन्होंने 2 वर्षों में 2 बराबर वार्षिक किस्तों में वापस कर दिया गया। प्रत्येक किस्त की राशि बतानी है। कितने रुपया? 5040। फार्मूले से इसको लगाते हैं। कितने रुपया? 5040 बराबर पहली किस्त मान लेते हैं ए रुपए की है, गुणा कितना? 10% है तो 100 बटा कितना लिखा जाएगा? 110 लिखा जाएगा, प्लस फिर दूसरी किस्त वो भी बराबर ही है तो ए रुपए की है, कितना लिखा जाएगा? 100 बटा 110 लिखा जाएगा। लेकिन चूंकि ये 100 बटा 110 लिखा जाएगा, चूंकि ये दूसरी किस्त है इसलिए यहाँ पर लग जाएगा स्क्वायर। इसी तरीके से 3 किस्तें होती तो तीसरी किस्त के लिए ए गुणा 100 बटा 110 की घात कितना लिखते? 3 लिखते। अब जरा इसको डिवाइड करिए। 0 से 0 ये कैंसिल, यहाँ 0 से 0 कैंसिल। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ए गुणा 10 बटा 11 प्लस ए गुणा कितना हो जाएगा? 100 बटा 121 और ये यहाँ पर है 5040। इसको हमें हल करना है। इसको हल करिए, बराबर इधर हल करते हैं तो ये आ जाएगा 5040 बराबर कितना कॉमन आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा 10a बटा 11। ये ले लिया कॉमन। अंदर क्या बचा? यहाँ बचा 1 प्लस यहाँ क्या बचा? यहाँ भी बचेगा 10 बटा 11। कितना बचेगा? 10 बटा 11। तो ये हो जाएगा सॉल्व होकर के। अब ज़रा ऊपर देखिएगा, ऊपर हो जाएगा सॉल्व होकर के 5040 बराबर 10a बटा 11 गुणा ये सॉल्व होगा 11 एकन 11, 11 और 10 21, 11 और 10 11 और 10 हो जाएगा ये 21। 21 बटा आ जाएगा कितना? 11। अब सॉल्व करिए। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 21 से इसको 21 एकन 21, 21 दूना
42 बचा 8, 21 चक्कू 84। तो यहाँ से सॉल्व होकर के ये आ गया है, ये इधर हम जगह ले लेते हैं, यहाँ से सॉल्व होकर के आ जाएगा ये a बराबर आ जाएगा ये देख लीजिए, थोड़ा सा पेन यहाँ पर गड़बड़ कर रहा है। तो a बराबर आ जाएगा कितना, 11 11 ही हम 121, 121 गुणा 24, 121 गुणा 24। सॉल्व करिए, 24 एकन 24 का 4, हासिल लगा कितना 2, 24 गुना 48, 2 50 का 0, हासिल लगा 5, 24 एकन 24 और 5 कितना हुआ 29। आंसर कितना आ गया यहाँ पर 2904। 2904 जो है ये किस्त आई हुई है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में क्या कहा गया है, 13 में कहा गया दो संख्याओं का मासा और इनका लासा क्रमशः 8 और 1728 है, अंकों के कुल कितने जोड़े बनेंगे। अंकों के कुल कितने जोड़े बनेंगे। देखिए अगर शॉर्टकट इसमें हम बताएं तो आपको सीधे हम ये बता दें कि हमें ऐसे क्वेश्चंस में सहअभाज्य संख्याओं के गुणनफल ज्ञात करने होते हैं। तो सहअभाज्य संख्याओं, अगर हम जैसे a और b ये दो सहअभाज्य संख्याएं हैं, इनका गुणनफल ज्ञात करना चाहें यहाँ पर, तो हम सीधे 1728 को भाग मार दें कितने से, 8 से, बराबर आ जाएगा कितना 216। अब इस 216 के हमें ऐसे जोड़े बनाने पड़ेंगे, इस 216 के ऐसे जोड़े बनाने पड़ेंगे, ऐसी सहअभाज्य संख्याएं बनानी पड़ेंगी जिनका गुणनफल कितना हो 216। तो एक जोड़ा बनेगा 1 और 216 और दूसरा जोड़ा बनेगा 8 और 27। 8, ये दो जोड़े बनेंगे। दो जोड़े बनने का मतलब यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। बाकी और इसमें जोड़े तो और भी बनेंगे, 216 के और भी बनेंगे, लेकिन वो जोड़े कैसे बनेंगे, वो जोड़े चूंकि सहअभाज्य संख्याओं के नहीं होंगे। हम और उन जोड़ों की बात कर रहे हैं कि और भी ऐसी संख्याएं दो मिल सकती हैं जिनका गुणनफल 216 होगा, लेकिन वे सहअभाज्य नहीं होंगी, और इसमें हमें सहअभाज्य संख्याएं ही सेलेक्ट करनी होती हैं। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा आपको इसमें नहीं करना है तो इसका बेसिक बता दें। देखिए ऐसा क्यों करते हैं, मासा कितना है इसमें 8 है, तो जब भी हम संख्याएं मानते हैं तो मासा के फैक्टर में मानते हैं। माना दो संख्याएं हैं, एक 8 है और एक है 8 भी। अब देखो, अब फार्मूला लगाएं, संख्याओं का गुणा यानी 8a गुणा 8b बराबर उनका लासा यानी 1728 गुणा उनका मासा कितना 8। अब देखो 8 से 8 ये कट जाएगा, तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा 1728 बटा 8, कितना आ गया 216। कितना आ गया 216। जहां पर ये जो ए बी है वो क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब यही जो 216 आया इसके जोड़े बनाने हैं, तो जोड़े में वही बनेगा 1 और 216 बन जाएगा, ये सहअभाज्य है। और दूसरा जोड़ा जो बनेगा वो 8 और 27 का बनेगा। तो इसका मतलब इसमें जो है वो कितने जोड़े बनेंगे, दो ही जोड़े बन पाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 नंबर 14 नंबर कह रहे हैं 1000 पर 40% की छूट और फिर उसी पर 30% और 10% की छूट का अंतर क्या होगा। यानी इनके कहने का मतलब है कि 1000 रुपये हैं, इनके कहने का मतलब ये है कि 1000 रुपये हैं। कितने रुपए हैं, 1000। अब 1000 पर क्या है कि एक 40% की छूट है, एक छूट कितनी है 40% की छूट है, और दो जो छूटें हैं वो कितनी 30% और 10% की क्रमागत छूटें हैं। 30% और 10% की कैसी छूटें हैं, क्रमागत छूटें हैं। अब देखते हैं, इनका पूछ रहे हैं अंतर कितना होगा। यानी अगर 40% की एक छूट दी जाए, 40% की अगर एक छूट दी जाए और 30% और 10% की ये क्रमागत छूटें दी जाएं, तो 40% की एक छूट और 30% 10% क्रमागत छूट में अंतर कितना होगा। तो देखो 30% की अगर छूट देंगे, यानी 30% को हम लिख सकते हैं 3/10, तो छूट है इसलिए हमने माइनस लगाया। 10% को लिख सकते हैं -1/10, भाई 10% की वैल्यू होती है। यहाँ पर छूट का मतलब है 10 अगर प्रारंभिक मान होगा, छूट देंगे 3 की, तो कितना बनेगा 7।
यहाँ 10 प्रारंभिक मान है, अगर हम छूट देंगे कितना बनेगा 9। तो 10 कितना हुआ, यहाँ 100 हुआ। यहाँ कितना हुआ 9 सत्ते 63, यानी 100 जो प्रारंभिक मान होगा वो 63 रह जाएगा। यानी छूट कितनी हो गई, 100 में से 63 घटा दो, कितना आया 100 में से हाँ, ये 3/10 आया। अब 10 अगर हम प्रारंभिक वैल्यू अगर हम मानेंगे यहाँ पर, तो ये देखिए 100 में से 63 गया, कितना आया 100 में से 63 गया, 10 में से 3 गया 7 और 9 से 6 गया 3, कितना आया, ये आ गया है 37%। ये आया। अब वहाँ कितना था 40% था, कितना था 40% था। तो 40% और 37% के बीच का अंतर कितना निकला 3%। ये अंतर कितना निकला 3% निकला है। इसी 3% की वैल्यू हमें बतानी है। अब जो 1000 है वो ये 1000 ये कितने परसेंट की वैल्यू है 100% की वैल्यू है। तो यहाँ से 100% की वैल्यू अगर 1000 है तो ज़रा बताओ 1% की वैल्यू कितनी होगी, 2 से 2 कट गए, 1% की वैल्यू 10, 1% की वैल्यू 10, तो इस 3% की वैल्यू कितनी होगी 30 होगी। तो 30 होगी, यानी ऑप्शन हमारा कौन सा सही आएगा, सी सही आएगा। इस क्वेश्चन को आपने समझ लिया होगा। हमने सबसे पहले इसमें क्या किया, 40% की एक छूट है, 30 और 10% की ये दो क्रमागत छूट है। 30 और 10% की दो क्रमागत छूट बनेगी जाकर के आपकी 37% के बराबर, 37% के बराबर बन गई। 40 और 37 का डिफरेंस कितना है 3, इसी 3% की हमें वैल्यू चाहिए है, अंतर चाहिए है। तो अब ये 1000 जो है ये 100% की वैल्यू है, 100% बराबर हुआ 1000 के, तो 1% बराबर हुआ 10 के, और 3 बराबर हुआ कितने के 30 के। तो इसका मतलब 30 यहाँ पर आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया है, 50 प्रेक्षणों का औसत 36 था, बाद में पता चला कि उनमें एक प्रेक्षण को 48 की बजाय कितना लिखा गया 84। लिख लेते हैं, 48 की बजाय इन्होंने कितना लिखा उस प्रेक्षण को 84 लिखा। 32 की बजाय क्या लिखा गया 23 लिखा गया, 32 की बजाय लिख दिया गया 23। तो जरा इसको देखिए क्या करते हैं, जोड़ते हैं। यहाँ होना कितना चाहिए था 8 2 10 का 0 वहाँ से लगा 1 4 1 5 3 8, होना चाहिए था 80, हो कितना गया, हो गया 107। यानी कितने की वृद्धि हो गई 27 की। वृद्धि जो दिख रही है वो कितने की दिख रही है 27 की। अब ये 27 की वृद्धि कितने पर डिवाइड होनी है 50 प्रेक्षणों पर, तो ये कुल वृद्धि आई है। ये कैसी वृद्धि है, ये कुल वृद्धि हमें दिख गई। अब हम पता कर लें यहां से औसत वृद्धि। औसत वृद्धि कितनी हो गई, औसत वृद्धि हो गई 27 को भाग दे दीजिए कितने से 50 से। 27 को 50 से भाग दे करके औसत वृद्धि निकाल लेंगे तो औसत वृद्धि निकलेगी यहाँ पर 0.54। कितनी औसत वृद्धि निकलेगी 0.54। औसत वृद्धि 0.54 निकली, तो इसका मतलब जो औसत जो प्रेक्षण का, तो देखिए हमने यहाँ पर औसत वृद्धि निकाल ली है। औसत वृद्धि कितनी निकली है जरा बताओ, 0.54 मैंने निकाल ली है। कितनी निकाल ली 0.54। तो लिख लेते हैं औसत वृद्धि बराबर है 0.54। अब देखिए हमने क्या बताया, यहाँ पर लिख लिया गया था 50 प्रेक्षणों का औसत 36 था, 48 की बजाय 84 और 32 की बजाय 23, यानी 48 की बजाय 84 और 32 की बजाय 23 लिख लिया गया था। यानी जो होना चाहिए था 80 वो हो गया था 107। कितना हो गया था 107 हो गया था। जो होना चाहिए था 80 वो हो गया था 107, यानी 27 की वृद्धि हो गई थी। यानी ये बढ़ा, इतने की औसत वृद्धि हो गई थी। तो जो असली औसत है, सही औसत, वो इतना क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो उसको कम कर दीजिए, यानी हमें 36 से कितना 0.54 माइनस कर लेना है। तो 36 से 0.54 माइनस कर दीजिए, 10 से 4 गया कितना 6, 9 में से 5 गया 4, यहाँ बचा 5 और यहाँ आया 3। कितना आना चाहिए आंसर हमारा, आंसर आना चाहिए 35.46। तो इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है। तो 15 का ऑप्शन नंबर 1 जो है वो एब्सोल्युटली राइट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी आप देख रहे थे हमारा ये मल्टीपल चॉइस
क्वेश्चंस की सीरीज़ का पहला सेशन आपने देखा और मैं ये आपके लिए इसलिए लेकर के आया था ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कर सकें। आपसे पुनः मैं कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और साथ ही साथ आपसे ये कहना चाहूँगा कि मैंने कुछ अपने वीडियोज़ में अपने व्हाट्सएप नंबर को शेयर किया है। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे अवश्य संपर्क करें। साथ ही साथ आपने जो भी कमेंट्स हैं, जो भी सुझाव हैं, जो भी टॉपिक्स हैं आपके लिए प्राथमिकता पे, या जो भी आप हमसे किसी भी प्रकार की कोई भी हेल्प चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर पर जो है वो निसंकोच संपर्क करें। आपकी हर संभव जो है वो मदद की जाएगी और हम आपकी तैयारी को पेस देने के लिए, आपकी तैयारी को और तेज़ बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आपका सहयोग मिलता रहा तो निश्चित रूप से सारी चीज़ें हमारे लिए संभव हो पाएंगी। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारा चैनल देखने के लिए, लेकिन आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय।